Hello and welcome to today's class. I'm Dr. Neeti Rathor from Chem Pandit. आज डिस्कस करेंगे फ्रेश न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स और ये देखेंगे कि हमारे आसपास मोर देन 90% ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड आर्टिकल्स को एक सिंगल कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है और वो है मैटर। ये कैसे, ये अभी हम बहुत जल्द डिस्कस करेंगे। साथ ही हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट मैटर। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। तो शुरुआत करते हैं हम मैटर से। मैटर का नेचर एंड बिहेवियर देखेंगे। तो मैटर को डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास और वॉल्यूम इज नोन एज मैटर। ठीक है, कोई भी चीज अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है यानी जगह घेरती है और उसका कुछ मास या वॉल्यूम है तो उसको मैटर कहेंगे। ठीक है, कोई सॉलिड सख्त चीज है, ठोस, तो उसका मास होगा, और कोई तरल पदार्थ है, कोई लिक्विड है, तो उसका वॉल्यूम होगा। तो हर वो चीज जो ऑक्यूपाई करेगी स्पेस और इसका मास होगा उसको मैटर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप चेयर ले लीजिए, टेबल ले लीजिए, घर में हम फर्नीचर रखते हैं, है ना, तो ये क्या है, ये एक मैटर की कैटेगरी में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसको जब हम रखते हैं तो ये बहुत सारा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेता है और इसका मास भी होता है। इसी तरह से अगर हम छोटा कुछ देखें तो आप पेन ले लीजिए, आपकी बुक, कॉपी, स्कूल बैग, वाटर बॉटल, है ना, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें मैटर हैं। क्यों है? क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जगह घेर लेती हैं। अगर इनको आप रखोगे तो जहां पर भी रखोगे ये जगह घेरेंगी और इनका मास जरूर होगा। और छोटे पे आ जाओ अगर तो आप एक आलमंड ले लो, एक छोटा सा राइस का दाना ले लो, है ना, ये सब भी मैटर है। क्यों है? क्योंकि भले ही वो कितने छोटे हैं लेकिन उनका भले ही नेग्लिजिबल मास होगा और बहुत ही कम स्पेस वो घेरेंगे, लेकिन होगा। मास भले 0.00 होगा लेकिन होगा, और स्पेस भी वो बहुत कम लेंगे लेकिन लेंगे। तो हर एक आर्टिकल, हर एक चीज, चाहे वो कितनी भी छोटी हो और कितनी ही बड़ी हो साइज में, अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका मास है तो वो 100% मैटर है। ठीक। अब अर्ली टाइम्स में जो हमारे एंशिएंट फिलोसोफर्स थे उन्होंने ये एक डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा कि भाई हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो है वो 5 बेसिक एलिमेंट्स का बना हुआ है। अब 5 बेसिक एलिमेंट्स को ही पंच तत्व कहा गया। ये आप सबने सुना होगा 100%। पंच तत्व क्या है? पंच तत्व यानी 5 एलिमेंट्स, बेसिक एलिमेंट्स, जिनसे उन्होंने कहा कि इन्हीं से मैटर बना हुआ है। क्या है? एयर, वाटर, अर्थ, स्काई एंड फायर। इनका कहना ये था कि इन पांचों चीजों से बना है मैटर। इनमें से कोई भी एक चीज से अगर कुछ बना है आर्टिकल तो वो मैटर की श्रेणी में, की कैटेगरी में आएगा ही आएगा। और इस हिसाब से इन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो 5 सेंसेस हैं, है ना, हमारे 5 सेंसेस में से कोई भी एक सेंस अगर किसी भी चीज को सेंस कर सकता है तो वो भी मैटर कहलाएगा। ये बहुत ही अर्ली डेफिनेशन है। बाद में एक दूसरी डेफिनेशन आई थी जिसमें कहा गया था, जो कि हम आज भी फॉलो करते हैं, कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक। ये पार्टिकल्स बहुत ही टाइनी होते हैं और ये एटम्स भी हो सकते हैं, यही कुछ केसेस में ये मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी के बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। और क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। जिन्होंने कुछ आर्टिकल्स दिए हैं, इनमें से कौन कौन से मैटर हैं ये हमें बताना है। सबसे पहले है चेयर। चेयर का जो एग्जाम्पल है वो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि इट इज अ मैटर क्योंकि इट ऑक्यूपाइज स्पेस और इसका मास है। फिर आइए एयर पे। एयर क्या है? एयर बेसिकली हम जानते हैं कि इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना। एयर में मिक्सचर है गैसेस का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इसमें आर्गन है, और ट्रेस क्वांटिटी में बहुत सारी गैसेस हैं। तो एयर को अगर हम देखें तो एयर को आप किसी भी कंटेनर में, मतलब एयर जो है वो कभी भी जो है, इसको हम बोलेंगे कि ये एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है ना। हम तो जानते ही हैं, अगर एक खाली बॉक्स भी है, बिल्कुल एम्प्टी है, तो भी हम जानते हैं कि उसमें एयर है। कुछ भी नहीं है लेकिन उसमें एयर जरूर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि एयर जो है
उसका एक वेट और वॉल्यूम दोनों होता है एयर में, ठीक? तो इस हिसाब से एयर जो है वो क्या हो गया? एक मैटर हो गया। फिर आइए इस पे लव, ये पहले हम लिख लेते हैं, लव, हेट, थॉट एंड कोल्ड। तो भाई लव और हेट क्या है? भाई ये फीलिंग्स है ना, फीलिंग्स है, इनको आप फील कर सकते हो, लेकिन इन्हें आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस। भाई आप ये थोड़ी बोल सकते हो कि थोड़ा सा हेट यहाँ टेबल पे रखा हुआ है, नहीं। तो लव हेट क्या है? ये फीलिंग्स है, और ये मैटर की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इसी तरह से थॉट और कोल्ड। थॉट यानी विचार, जो हम सोचते हैं। जो हम सोचते हैं ना तो उसका मास होता है, ना कोई वो स्पेस घेरता है ना। तो उस हिसाब से थॉट कोल्ड है। कोल्ड यानी ठंडक। अगर कुछ हॉट, हमने कहा भाई बहुत हॉट है, बहुत गर्मी है, तो ये सारी चीजें आप फील कर सकते हो, है ना, सेंसेस से, डेफिनेटली। लेकिन मैटर के डेफिनेशन में अगर इनको रखा जाए तो ये मैटर नहीं कहला सकते हैं, ठीक है। फिर आया एलमंड। एलमंड तो हमने पहले भी डिस्कस किया था। ये एलमंड एक मैटर जरूर है। लेमन वाटर। लेमन वाटर एक लिक्विड है, तरल पदार्थ है, लेकिन इसको आप ग्लास में रख दीजिए, बॉटल में रख दीजिए, किसी और बर्तन में रख दीजिए, ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और इसका वेट भी होगा। तो इस हिसाब से ये भी मैटर है। अब आखिरी में बात करेंगे स्मेल एंड स्मेल ऑफ परफ्यूम। अब स्मेल अगर एज अ सेंस देखा जाए, जो हमारे 5 सेंसेस हैं उनमें से एक सेंस है स्मेल, तो अगर एज अ सेंस देखा जाए तो स्मेल मैटर बिल्कुल भी नहीं है, इसे याद रखिए। लेकिन स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये जो आपका है, स्मेल ऑफ परफ्यूम इज डेफिनेटली अ मैटर। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की स्मेल को मैटर इसलिए कहा गया है क्योंकि स्मेल जो है वो किसी भी एक, कोई भी एक जो सब्सटेंस है उसका क्या है, उसका गैशियस फॉर्म है। मतलब वो एक मैटर का गैशियस फॉर्म है। अगर हम अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती क्या है? एक सॉलिड है, लेकिन जब उसको जलाते हैं तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और वो हमें, उसको हम स्मेल कर लेते हैं, ठीक है। फूड कुक होता है, उसकी स्मेल निकलती है ना। तो स्मेल क्या है? वो ऑलरेडी एक जो मैटर है वो उसका गैशियस फॉर्म है, और क्योंकि वो उसका गैशियस फॉर्म है इसलिए ये हमेशा मैटर की कैटेगरी में आएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, है ना। फिजिकल नेचर क्या होता है? फिजिकल यानी, हमेशा याद रखो, हम पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल मतलब यानी अपीयरेंस के बेसिस पर ये कैसा है, इसका नेचर क्या है। फिजिकल यानी कि भाई दिखने में कैसा है, शेप क्या है, साइज क्या है, वेट क्या है ना, कलर क्या है, इसको बोलते हैं फिजिकल नेचर, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल नेचर अगर हम बात करें तो मैटर जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स का बना हुआ होता है, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स। और इन पार्टिकल्स को एटम्स कहते हैं, और ये एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और कुल मिला के ये मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है वो मैटर बनाते हैं, ठीक है। तो मैटर बना हुआ है मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स बना है एटम का, और एटम जो है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स। तो अल्टीमेटली जो इसका मेन बेस है, जो फाउंडेशन है, वो है पार्टिकल्स। और पार्टिकल्स जो हैं, इनकी अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, ये देखो, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो इन पार्टिकल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। पहली प्रॉपर्टी यही है कि ये बहुत स्मॉल है इन साइज, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे कैन नॉट बी सीन इवन विद द हेल्प ऑफ अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। तो ये कहते हैं कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल्स से मैटर बना है, वो इतने छोटे हैं कि नॉर्मली देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम इन्हें पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ये इतने स्मॉल हैं। तो ये कितने स्मॉल हैं, इसको देखने के लिए या इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी हम यहाँ कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी बुक में डिस्कस की गई है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे और इसमें 100 ml वाटर लेंगे, ठीक। अब इस बीकर में हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, आप जानते हैं, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पुराने जमाने में कुएं का जो पानी होता है उसमें, और जो हमारा ओवरहेड वाटर टैंक होता है, इसके वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, कुछ कुछ टाइम बाद प्यूरिफाई करने के लिए साल में 1-2 बार इसको उसमें डाला जाता है। तो ये क्या करता है, सारी इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है।
ठीक। तो हम क्या करेंगे, इस बीकर में कुछ क्रिस्टल्स, ज्यादा नहीं, 2-4 क्रिस्टल्स भी आपने डाल दिए, तो इसका जो पूरा पानी है ये पर्पल कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? डार्क पर्पल। इसके क्रिस्टल्स भी पर्पल कलर के होते हैं, शाइनी शाइनी सुंदर से। तो इसको डाल के हम स्पून से बहुत अच्छे से स्टर करेंगे और देखेंगे कि पूरा 100 ml वाटर पर्पल कलर का हो गया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाटर का 10 ml लेंगे दूसरे बीकर में और 90 ml डालेंगे वाटर और इसको कंप्लीट कर देंगे तो 100 ml बना देंगे टोटल वॉल्यूम। और अब देखेंगे कि अभी भी इस पानी में कलर है, जो कलर है वो थोड़ा लाइट हो गया है। जाहिर बात है हमने इसको डाइल्यूट कर दिया है ना, पहले हमने पढ़ा था ना डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करना यानी सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ाते जाना। तो हमने यहाँ का क्या करा है, हमने यहाँ पे वाटर, हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो वाटर को हमने बहुत सारा लिया और सिर्फ एक 10 ml जो है वो हमने पहला वाला सोल्यूशन लिया परमैंगनेट का। ठीक। तो इस पानी में पर्पल कलर रहेगा अभी भी, लेकिन वो लाइट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाला बीकर, ये सेकंड वाला बीकर है, ठीक है, ये है सेकंड बीकर, ये है आपका फर्स्ट बीकर। सेकंड बीकर का 10 ml वाटर हम फिर से एक और बीकर में ले लेंगे, इसमें ले लेंगे और फिर से 90 ml वाटर डालेंगे। ये है हमारा बीकर नंबर 3। ठीक है। फिर से हमने 90 ml पानी डाल दिया, मतलब हमने इसको और डाइल्यूट किया। तो हम देखेंगे कलर जो है वो लाइट हो गया, लेकिन कलर है। ठीक। फिर हमने इसको फिर से हम इसका 1 स्पून वाटर लेंगे अगले बीकर में और 90 ml पानी डालेंगे। ये हो गया आपका चौथा बीकर। ठीक है। अभी हम देखेंगे कलर और लाइट हो गया, आप देख रहे हैं फिगर में। ठीक। फिर से इसका 10 ml लेंगे और फिर से वही करेंगे जो पहले किया और फिर हम देखेंगे कलर लाइट हो गया, लेकिन कलर है, कलर गायब नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कलर पूरा गायब हो गया है और वाटर जो है वो कलरलेस हो गया है, नहीं। ऐसा आपने 5 बार करा, आप 8-10 बार भी करेंगे तो कलर फेड होगा, लेकिन कलर गायब नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इसी से ये प्रूव होता है कि मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितनी कम कम क्वांटिटी में हम वाटर लेते जा रहे हैं, कलर्ड वाटर, और डाइल्यूट करते जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उसके पार्टिकल्स अभी भी इसके अंदर हैं कलर्ड वाटर के, है ना, इसीलिए कलर वहां पे है। भले ही वो लाइट हो गया है, लेकिन कलर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि इसके पार्टिकल्स बहुत 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 टाइनी है, तभी वो कलर जो है इम्पार्ट करता ही जा रहा है, इसका कलर गायब नहीं हो रहा है। आई बात समझ में? सेकेंड प्रॉपर्टी पार्टिकल्स की है, these particles have vacant spaces between them। इनका कहना है कि ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं जिनसे मैटर बना हुआ है, वो पार्टिकल्स जो हैं इनके बीच में वेकेंट स्पेस यानी खाली जगह होती है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा, कैसे मान लें हम कि खाली जगह होती है? तो इसके लिए हम फिर से एक एक्टिविटी करेंगे। ठीक है। इस बार हम क्या करेंगे, एक हम बीकर लेंगे और उसके अंदर वाटर ले लेंगे। सपोज कि आपने हाफ बीकर वाटर से भर लिया है। अब आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर आप ऐड करेंगे शुगर। शुगर के क्यूब डाल दीजिए आप, या नॉर्मल शुगर भी हम डालेंगे। तो शुगर कैसी होती है, शुगर में छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स, मान लीजिए आपने 1 स्पून शुगर ली और वाटर में डाल दी और उसको हमने मिक्स किया तो वो पीसेस जो है छोटे हुए और धीरे धीरे हम देखेंगे। ये देखिए सेंटर वाले बीकर में ये दिख रहा है कि पीसेस छोटे हो रहे हैं, क्यूब्स घुल रहे हैं। और आखिरी वाला जो भी, मतलब आखिरी में दिखाया है, मतलब ये दिखाया है कि थोड़ी देर बाद शुगर जो है वो इसमें डिसॉल्व हो जाती है, घुल जाती है, गायब हो जाती है, आपको दिखाई नहीं देंगे अब शुगर के पार्टिकल्स। तो शुगर कहाँ गई, शुगर डिसॉल्व हो गई। अच्छा, कमाल की बात यह है कि पानी में अगर हमने शुगर डिसॉल्व की तो इस पानी का वॉल्यूम तो बढ़ जाना चाहिए था। हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि इस पानी का जो ये लेवल है ये बिल्कुल बराबर रहता है, ये ऊपर तक बढ़ता नहीं है। तो अगर इसका लेवल भी नहीं बढ़ा और शुगर भी गायब हो गई, तो पॉइंट ये है कि शुगर गई कहाँ, है ना। तो इससे हम ये इस कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि जरूर वाटर वाटर भी एक मैटर है,
कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में टाइनी स्पेसेस थी। उन स्पेसेस में शुगर के जो पार्टिकल्स थे, शुगर जो मैटर है, इस मैटर के जो पार्टिकल्स थे, वो इस वेकेंट स्पेस में जाकर सेटल हो गए, वहां जाकर बैठ गए, और इसीलिए वाटर का वॉल्यूम या उसका लेवल बिल्कुल भी बढ़ा नहीं। ठीक है। सेम एक्सपेरिमेंट अगर आप सॉल्ट के साथ करें, एक बीकर में आप सॉल्ट भर दो, 1 चम्मच नहीं आप 2 चम्मच फिल कर दो उसके अंदर, और उसे घोल दो, स्टर कर दो। क्या होगा? हम तो ये कह रहे हैं आप 3-4 चम्मच भी सॉल्ट अगर डाल देते हैं इतने वाटर में कि वो डिजोल्व हो जाए, तो सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट में भी बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स यानी कि क्रिस्टल होते हैं। अब ये डाल के आपने अगर उसको स्टर किया तो वहां पर भी यही होता है कि सॉल्ट गायब हो जाता है, यानी कि वो डिजोल्व हो जाता है वाटर में, और वाटर का वॉल्यूम बढ़ता नहीं है। ऐसा क्यों? वही रीजन है कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह थी, वेकेंट स्पेसेस थी, उसमें सॉल्ट के पार्टिकल्स, सॉल्ट के वाले पार्टिकल्स नहीं, सॉल्ट मैटर बना है जिन पार्टिकल्स से जो हमको दिखाई नहीं देते हैं। उन पार्टिकल्स जो हैं, वो पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स के बीच की वेकेंट स्पेस में जाकर बैठ गए, वहां जाकर फंस गए, सेटल हो गए। इसीलिए वॉल्यूम भी नहीं बढ़ा, और सॉल्ट एंड शुगर दोनों ही वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व होकर गायब हो गए हैं। राइट। हमारी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की है कि दीज पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है। कंटिन्यूअसली मूविंग का क्या मतलब है? इनका कहने का मतलब ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लगातार, कंटिन्यूअस, लगातार मूव करते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि मैटर चाहे जो भी मैटर जिस भी फॉर्म में हो, हम जितने जितने एग्जाम्पल हमने पहले पढ़े हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो भी पढ़ा था कि हम शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं, तो किस किस तरह से शुगर के सारे पार्टिकल्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और वॉल्यूम भी बढ़ता नहीं है, पढ़ा था ना हमने। तो शुगर के, सॉल्ट के, वाटर के, इन सब में जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल से बना है, वो पार्टिकल्स लगातार मूव करते हैं। ठीक। अब इस बात को भी हम इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके देख सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, रूम के एक कॉर्नर में एक अगरबत्ती को लिट करेंगे, जलाकर उसको हम रख देंगे। क्या होगा? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? जाहिर है आप यही ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ ही सेकंड्स में अगरबत्ती की जो स्मेल है वो पूरे रूम में, यानी बहुत दूर दूर तक जो है वो फैल जाएगी। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्यों होगा ऐसा? और अगरबत्ती जब हमने जलाई नहीं थी, तब तो ऐसा नहीं था। तब उसकी खुशबू लेने के लिए हमें उसके पास जाना पड़ता, और अब वो बहुत दूर से हमारे पास आ रही है। ऐसा क्यों? देखिए, अगरबत्ती को जब हमने नहीं जलाया था, तब भी उसके जो भी पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे थे। ठीक है। लेकिन अच्छा, मूव कर रहे थे। अब क्या है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी पार्टिकल या कोई भी चीज जो मूव कर रही होती है, उसके पास हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। ये तो हम जानते हैं। हर वो चीज जो स्टेशनरी है, जो एक जगह पे है और मूव नहीं करती, उसके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। और हर वो चीज जो कंटिन्यूअसली मूव कर रही है ना, मूव कर रही है, उसके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। जब भी हम ऐसी किसी चीज को टेम्परेचर देते हैं, यानी उसको हीट करते हैं, यानी कि हम इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और इसके पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी यही हुआ है। जब हमने अगरबत्ती को जलाया, तो अगरबत्ती ने गैसियस फॉर्म ले लिया, वो अपने धुएं में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। धुएं में कन्वर्ट होता जा रहा है, और धुएं में क्या हो रहा है, क्योंकि इसको टेम्परेचर मिला है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, बढ़ जाती है। और जो पार्टिकल्स जिनसे ये बना है गैस, ये धुआं जिन पार्टिकल से बना है, वो पार्टिकल्स बहुत तेजी से रैंडमली यहाँ वहां जो है वो मूव करने लग जाते हैं। और इसीलिए कुछ ही सेकंड्स में ये पार्टिकल्स जो है वो पूरे में फैल जाते हैं, और इसकी खुशबू भी पूरे में जो है पूरे रूम में और रूम से बाहर भी फैल जाती है, और हमें दूर से समझ आ जाता है कि हमने अगरबत्ती जो है वो किसी ने जलाई है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी,
और वो बहुत तेजी से मूव करने लगे। वो पहले भी मूव कर रहे थे, लेकिन पहले वो बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे थे और इतना उसको हम जो है डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई हमने और वो तेजी से पूरे में फैली, है ना? एयर के जो पार्टिकल्स हैं, उनमें ये जो धुआं है, इसके पार्टिकल्स तुरंत फैल गए और हमें खुशबू पता चल गई। तो ये जो फैले, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। ऐसा हम कहेंगे कि एयर के पार्टिकल्स में जो स्मेल है, वो पूरे में डिफ्यूज हो गई। ठीक, तो किसी एक चीज के पार्टिकल्स में किसी दूसरे चीज की पार्टिकल्स अगर घुल जाते हैं, पूरे में मिल जाते हैं, फैल जाते हैं, तो उसको डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन जो है वो कोई लिक्विड है तो उसके अंदर भी डिफ्यूजन हो सकता है गैस का, और गैस में भी गैस का डिफ्यूजन हो सकता है। एयर क्या है? वो एक गैस है। और जो आपका जो ये धुआं है, ये भी एक गैस है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से ये हमें पता चलता है, ये प्रूव होता है कि मैटर के पार्टिकल्स लगातार मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी पर एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और क्वेश्चन है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. इनका कहना है, अगर ठंडा खाना रखा है, फूड बना हुआ है और वो ठंडा है, कोल्ड है, तो उसके पास हमें जाके उसकी खुशबू, उसकी स्मेल लेनी पड़ती है। लेकिन अगर गरम गरम खाना बन रहा होता है किचन में, तो बहुत दूर से, अक्सर हम घर में एंटर होते हैं ना मेन गेट से, एंटर होते ही हम कहते हैं अरे वाह, आज तो बहुत टेस्टी कुछ बन रहा है। तुरंत हम समझ जाते हैं कि आज ये वाला फूड बन रहा है ना? कैसे? क्योंकि हॉट सिजलिंग फूड, गरम गरम फूड के जो पार्टिकल्स हैं, वो बहुत दूर तक एयर में डिफ्यूज हो जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं और दूर दूर तक खाने की खुशबू फैल जाती है और हम दूर से पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई, गरम गरम खाना बना है। ठीक, और बहुत बार तो हम स्मेल से ही पहचान जाते हैं कि खाने में या फूड में क्या बना है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसका रीजन वही है जो हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि हम भी ऐसा कहेंगे कि मैटर के पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी वो मूव करते हैं और जब हम उन्हें काइनेटिक एनर्जी देते हैं, यानी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, तो ये पार्टिकल्स और तेजी से मूव करते हैं और पूरे में फैल जाते हैं। ठीक, एयर के पार्टिकल्स में इसके पार्टिकल्स, स्मेल के पार्टिकल्स डिफ्यूज हो जाते हैं और डिफ्यूज होके बहुत ही कम समय में, कुछ विद इन सेकेंड के पूरे में डिफ्यूज होते हैं और पूरे में दूर दूर तक फैल जाते हैं। ठीक है, तो इसका रीजन ये है जो हमने अभी अभी डिस्कस किया। ये देखिए, ये फिगर मैंने बनाया हुआ है, इसमें हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखते हैं और ये हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये है आपका सॉलिड। ठीक है, पहला वाला सॉलिड में हम क्या देख रहे हैं? ये सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं, जिनसे सॉलिड बना हुआ है, ये पार्टिकल्स आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही पास पास हैं एक दूसरे से, काफी क्लोजली पैक्ड हैं। क्लोजली पैक्ड है इसलिए वेकेंट स्पेसेस इनके पास बहुत ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो यही रीजन है कि हम ऐसा कहते हैं कि जो सॉलिड है, इनका एक डेफिनेट शेप और साइज होता है और ये भी कहा जाता है कि सॉलिड की डेंसिटी भी ज्यादा होती है। अब सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है एग्जैक्टली? डेंसिटी को डिफाइन करते हैं एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक पर्टिकुलर जो गिवन वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम में कितना मास है। अगर गिवन वॉल्यूम में बहुत ज्यादा मास है, वे अगर बहुत ज्यादा एटम्स है, तो मास ज्यादा होगा। तो जब मास ज्यादा होता है गिवन वॉल्यूम में, तो डेंसिटी ज्यादा होती है। तो सॉलिड में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनसे ये बना हुआ है और ये बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत पास 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 बिल्कुल चिपके हुए हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में हम बीच वाला देखेंगे, लिक्विड। लिक्विड में हम क्या देखेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं जिनसे ये बना है, ये थोड़ा दूर दूर हैं और अच्छा खासा गैप हमें इनमें दिख रहा है ना? तो अच्छा खासा गैप दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, अब यहाँ पर जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम होती है।
सिंपल सा रीजन जो अभी बताया है कि उसी गिवन वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम है, उसी गिवन वॉल्यूम में जो मैटर है, जो मास है, वो सॉलिड के कंपैरिजन में कम है। कम है तो डेंसिटी भी सॉलिड से कम होगी, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर सॉलिड से कम होगा, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड जो मैटर है, टाइप्स ऑफ मैटर जो थर्ड है वो है गैस स्टेट, गैसियस स्टेट। तो ये इन सबको स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। तो जो थर्ड स्टेट है वो है गैस। और गैस में आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा हैं, मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स है या पार्टिकल्स है, एक ही बात है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो जो भी यहाँ के पार्टिकल्स हैं ये बहुत दूर दूर हैं। क्यों है? क्योंकि इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, ठीक है। सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, लिक्विड के कंपैरिजन में थोड़ा कम है। तो और दूसरी बात यह है कि इसकी डेंसिटी भी लिक्विड से कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी गिवन वॉल्यूम में, सेम वॉल्यूम में, देखो आप सॉलिड, लिक्विड और गैस का सेम वॉल्यूम में यहाँ पर मास बहुत कम है। क्यों बहुत कम है? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो यहाँ पर है वो बहुत कम है, ठीक है। तो हम कंपैरेटिवली भी बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो सॉलिड की है, उससे कम लिक्विड की, उससे कम गैस की, ठीक। इसी तरह से हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स सबसे ज्यादा सॉलिड में है, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैस में है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि पार्टिकल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या जो मॉलिक्यूल्स है वो सॉलिड में सबसे पास है, सबसे ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, लिक्विड में दूर दूर है और गैस में बहुत दूर है। इसीलिए यही रीजन है कि लिक्विड और गैस का कोई अपना शेप और साइज नहीं होता है। इन्हें जिस भी कंटेनर में आप फिल कर दोगे उस कंटेनर का ये शेप ले लेते हैं, ठीक है। और वैसे ही उनका साइज हो जाता है, करेक्ट। ओके, अभी जो हमने एटम्स का या पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट देखा है सॉलिड, लिक्विड और गैस में, उसी बेसिस पर हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। और ये प्रॉपर्टी कहती है कि दीज पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि मैटर जिस पार्टिकल्स का बना है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया है। सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में और उससे कम गैसेस में। इसीलिए सबसे ज्यादा पास पास पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, थोड़ी दूर होते हैं लिक्विड में और एकदम दूर दूर होते हैं गैस में, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इन तीनों को कंपेयर ना करते हुए एक ही स्टेट ऑफ मैटर की के एग्जांपल्स देते हैं और डिस्कस करते हैं, है ना। एक एक्सपेरिमेंट भी है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, एक तो हम लेंगे लोहे का, आयरन का नेल या आयरन की बॉल ले लो आप, एक ही बात है। एक आप रबर बैंड लो और एक आप लो पीस ऑफ चॉक। अब ये तीनों ही सॉलिड हैं। अब इन तीनों सॉलिड को हम देखेंगे कि इनके जो पार्टिकल्स जिनसे ये बना है उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम हैमर से मार के देखेंगे, तीनों को हैमर से मार के देखेंगे कि क्या होता है। तो भाई आयरन पे जब आप हैमर से मारोगे उसे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। रबर बैंड पे भी कोई असर नहीं होगा। और चौक का पीस जो है वो हैमर के हल्के से ही प्रेशर से, हल्के से ही फोर्स से टुकड़े टुकड़े हो जाएगा चौक, है ना। तो इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें ये पता चला कि हमने तीनों को एक ही चीज से मारा है, हैमर से ही तीनों को मारा है, लेकिन तीनों में क्या हुआ, अलग अलग रिएक्शंस हुए हैं। आयरन नेल को आप कितना ही हैमर से मार लो उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, या आयरन बॉल को मार लो वो टूटेगा नहीं, कटेगा नहीं, ठीक है। रबर बैंड पे अगर आप बहुत जोर से मारोगे तो भी उस पर असर नहीं होगा क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग है। और जो चौक है उस पे आप हल्का सा ही आप मारोगे, इवन अगर हाथ से भी अगर आप उसको वो करोगे तो वो टूट जाता है ना। तो तीनों सॉलिड है, लेकिन तीनों के बीच के में, तीनों के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अलग अलग लग रहा है, ठीक है। तो ये भी एक बात है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब रबर बैंड है, रबर बैंड को आप आयरन नील से कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर उसको आप कट करोगे सिजर से या उसको स्ट्रेच करोगे तो रबर बैंड टूट जाएगी,
स्ट्रेच करने से उसके पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा और वो टूट जाएगी। पीस ऑफ चॉक का भी यही है। रबर चॉक, ये चॉक जो है इसको आप स्ट्रेच करोगे कुछ नहीं होगा। आयरन बॉल को आप स्ट्रेच करोगे कुछ भी नहीं होने वाला है, आप कितना ही स्ट्रेच कर लो। लेकिन रबर बैंड तीनों में से एक ऐसी चीज है जो स्ट्रेच होगी और स्ट्रेच होने पर, ज्यादा स्ट्रेच करने पर ये टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास एक अलग प्रॉपर्टी है, वो है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होने के कारण इसको हम खींच पा रहे हैं। ये स्ट्रेच होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी और आफ्टर अ पॉइंट ये टूट जाएगी। ठीक है। इस तरह से अगर आप कट करने की कोशिश करोगे तो रबर बैंड कट हो जाएगा, पीस ऑफ चौक भी कट हो जाएगा, लेकिन आयरन नेल बिल्कुल भी कट नहीं होगा। आयरन का ऑब्जेक्ट कट नहीं होगा। तो तीनों में हम ये देख रहे हैं कि तीनों को ही तोड़ने या काटने के लिए अलग अलग तरह का फोर्स चाहिए, जिसका मतलब ये है कि इसके पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में कम है। ठीक। तो इससे ये भी प्रूव होता है कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, किसी में ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। चलिए, हम इतनी देर से मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। मैटर को अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखा जाए तो मैटर को तीन में डिवाइड किया जा सकता है, तीन टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है। ये देखिए, ये है आपका तीन टाइप। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। इसी को कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ये तीन स्टेट्स होते हैं मैटर के। मैटर तीन स्टेट में, तीन अवस्था में पाया जाता है। ठीक है। कौन सी तीन अवस्थाएं हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी या तो सॉलिड के फॉर्म में मैटर हो सकता है, या तो लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है, या गैस के फॉर्म में हो सकता है। और इन तीनों के ही जो पार्टिकल्स है जिनसे ये बना है, उनके बीच में अलग अलग तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है। जो कि हम बाद में डिटेल में इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना जान लें कि सॉलिड क्या है। सॉलिड सबसे ज्यादा ठोस है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इसीलिए सॉलिड में के पार्टिकल्स बहुत पास पास चिपके हुए रहते हैं, और इसी वजह से सॉलिड्स का एक डेफिनेट शेप होता है और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है। लिक्विड और गैस, इन दोनों का कोई शेप नहीं होता, ये तो हम जानते हैं। भाई लिक्विड और गैस को आप जिस भी इसमें भर दोगे, आप जिस भी इसमें, मान लो आपने बॉटल में फिल कर दिया तो वो बॉटल का शेप ले लेंगे। किसी और कंटेनर में भर दिया है तो उस कंटेनर के फॉर्म में का फॉर्म ले लेंगे, उसका शेप ले लेंगे, उसका साइज ले लेंगे, है ना? तुरंत उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फैल जाएंगे उसमें। तो लिक्विड और गैस, इसका मतलब ये है कि लिक्विड और गैस के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम रहता है। कम रहता है इसलिए ये दूर दूर रहते हैं और इनका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। ये हमेशा अपने कंटेनर का शेप लेते हैं। ठीक है। जो हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसके बीच में स्पेसेस की बात करी है, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है जो अगेन आपकी बुक में है। अ क्वेश्चन है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में जब कोई स्विमिंग करता है, एक डाइवर डाइव करता है और स्विमिंग करता है, तो वो क्या करता है? पानी को हाथों से कट करता है और आगे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है। तो पानी को क्या करती है? पानी को कट करना पड़ता है हाथों के मूवमेंट से, तभी वो आगे बढ़ पाता है एक डाइवर। तो इससे हमें मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है ना? हमने पढ़ा था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। तो यहाँ पर क्या है? वाटर क्या है? एक लिक्विड है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमने क्या पढ़ा कि लिक्विड के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस होती है। स्पेस होती है तो इसकी वजह से हम उसके बीच में हाथ डाल के वाटर को कट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो हवा में अगर हम जोर जोर से अपने हाथ लहराएं, वेव करें, तो हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अगेन हवा क्या है? एयर क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर है और वो गैस है। गैस में हमने क्या पढ़ा है कि गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, दूर दूर फैले रहते हैं। तो जब वो दूर दूर रहते हैं तो इसलिए उनके बीच की जो स्पेस है उसमें हम अपने हाथ मूव कर सकते हैं। ठीक। यहीं पर अगर आप कंपेयर करो, एक टेबल है,
उस टेबल पर क्या आप टेबल के आर पार हाथ मार सकते हो? टेबल पर अगर आप जोर से हाथ मारोगे तो आपके हाथ में लग जाएगी, हाथ टूट जाएगा आपका। लेकिन टेबल के थ्रू आपका हाथ मूव नहीं करेगा। कोई भी एक सॉलिड चीज ले लो, उसके ऊपर आप हाथ मार के देखो, क्या आप उसे कट कर सकते हो? उसके थ्रू आपका हाथ जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या रीजन है? वही रीजन है कि भाई ये सॉलिड है, और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में तो जगह ही नहीं है, स्पेस बिल्कुल नहीं है। जब स्पेस नहीं है तो उसके बीच में मूवमेंट कैसे होगी? किसी भी चीज को आप मूव ही नहीं करा सकते सॉलिड के बीच में। ठीक है, तो ये रीजन है कि क्यों एक स्विमर स्विमिंग पूल में पानी को कट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है बहुत सारी, उस स्पेस के बीच में वो हाथ जो है वो कट कर सकता है। ठीक, चलिए अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। सबसे पहले लेते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, तो सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट वो स्टेट्स ऑफ मैटर है जिसमें कि जो उसके पार्टिकल्स हैं, जिसने उनको बनाया है, वो पार्टिकल्स बहुत ही क्लोजली पैक्ड रहते हैं, क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है, और इसलिए वो एकदम पास पास स्टिक किए रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं, और उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस होती है। ठीक, तो इसी बेसिस पे हम इसकी पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। देखिए, सॉलिड्स का डेफिनेट शेप, साइज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता ही होता है। क्यों? क्योंकि भाई इनमें जो मॉलिक्यूल्स जिनसे ये बना है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये बिल्कुल पास पास चिपक गए हैं। जब ये एकदम पास पास रहते हैं तो इसको एक पर्टिकुलर शेप मिल जाता है, और इसी वजह से इसका एक वॉल्यूम भी होता है ना? इसीलिए इसका वॉल्यूम भी होता है, इसका एक पर्टिकुलर साइज भी होता है। भाई कोई सॉलिड है वो स्क्वायर है शेप में, कोई सॉलिड मटेरियल है आप देखोगे कि वो गोल है, बॉल जो है वो आपकी गोल होती है। फिर कोई सॉलिड मटेरियल है वो स्क्वायर शेप में है, ये हम देखते हैं, है ना? पर्टिकुलर उसका साइज होता है। तो सॉलिड्स का डेफिनेट शेप, साइज एंड वॉल्यूम होता है, और रीजन इसका, इसके बीच में, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, अच्छा, इसी वजह से इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है कि दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। भाई जिस चीज के पास प्रॉपर शेप है ना, जब प्रॉपर शेप है तो इसकी बाउंड्रीज भी हमें दिखाई देंगी, बिल्कुल विजिबल बाउंड्रीज हैं, जो लिक्विड और गैस के केस में हमें नजर नहीं आएंगी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है कि दे हैव हाई डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, हमने पहले एक बार पढ़ा था। डेंसिटी होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, है ना? मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मतलब ये है कि एक गिवन वॉल्यूम में मास कितना है, इस पर डेंसिटी डिपेंड करती है। एक गिवन वॉल्यूम में अगर मास बहुत ज्यादा है तो उस पर्टिकुलर चीज की डेंसिटी ज्यादा होगी, और अगर मास कम है तो डेंसिटी कम होगी। तो सॉलिड में यही चीज है कि सॉलिड में हमने देखा था अभी कुछ देर पहले एक फिगर में, जहां हमने अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखा था, वहां हमने देखा था कि सॉलिड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पास 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 एकदम क्लोजली पैक्ड हैं। तो क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं और पास पास पैक्ड हैं, तो इसीलिए यहाँ मास ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। वहां पर गिवन वॉल्यूम में मास कम होगा क्योंकि वहां मॉलिक्यूल्स भी कम है और दूर दूर है। तो इसी वजह से सॉलिड स्टेट की डेंसिटी जो है वो बहुत हाई होती है। फिर आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, प्रॉपर्टी है दे डू नॉट फिल द कंटेनर इन विच दे आर प्लेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। किसी भी कंटेनर में अगर आप सॉलिड को रख देते हो या फिल कर भर देते हो, तो वो पूरा उसको ऑक्यूपाई नहीं कर सकता है, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो तो एकदम पास पास हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो वो दूर दूर नहीं जा सकते, यहाँ वहां नहीं घूम सकते हैं, वो पास पास रहेंगे बिल्कुल एक जगह पे। तो जो सॉलिड हम कंटेनर में भरेंगे वो उस पर्टिकुलर जगह पर उतनी ही जगह घेरेगा जहां पर वो है, जितना उसका शेप है ना? और यहाँ वहां नहीं जाएंगे उसके मॉलिक्यूल्स, तो वो एक्स्ट्रा जगह नहीं घेरेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड को अगर आप कंटेनर में रखोगे तो वो पूरी स्पेस को फिल नहीं करेगा।
ठीक है, जबकि गैसेस और लिक्विड के केस में ऐसा नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, देयरफॉर दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब कंप्रेस करना क्या होता है? प्रेशर अप्लाई करके किसी भी एक कोई भी एक चीज है उसमें जो भी मास है उसको कॉम्पैक्ट कर देना। अगर आप किसी चीज को प्रेशर लगा के कंप्रेस करते हो तो उसका जितना भी मटेरियल है वो एक छोटी सी जगह में आ जाता है, स्मॉल साइज में समा जाता है। इसी को बोलते हैं कंप्रेस करना। अब सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतने पास हैं कि उनके बीच में बिल्कुल नेग्लिजिबल जगह है। एटम्स के पास पास स्टिक करने पे जो गैप रह जाता है ना, सिर्फ उतनी ही स्पेस है इसमें। तो यहाँ पे स्कोप ही नहीं है मॉलिक्यूल्स के मूव करने का या पास जाने का, इसीलिए यहाँ कंप्रेशन पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप कंप्रेस करोगे सॉलिड को तो वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी है दे डू नॉट पोजेस प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। सॉलिड्स में आमतौर पे डिफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, डिफ्यूजन हमने अभी क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था अपने आप, नॉर्मली अपने आप ऑन देयर ओन अगर कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर जाके पूरा फैल जाता है, पूरा डिफ्यूज हो जाता है, तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने देखा था कि हमने अगरबत्ती जलाई और उसकी स्मेल पूरे एयर में फैल गई। क्यों फैली? क्योंकि एयर के पार्टिकल्स में, एयर जो कि एक गैस है, उसके पार्टिकल्स में स्मेल की पार्टिकल्स जो है वो पूरे फैल गए, पूरे में जाके स्प्रेड हो गए। तो ये क्या हुआ? एक गैस दूसरे गैस में डिफ्यूज हो गई, इसे बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। और ये ऑन देयर ओन हुआ है, हमने अलग से कोई ऐसा कुछ करा नहीं है इसको डिफ्यूज करने के लिए। ठीक है, इसी तरह से लिक्विड में डिफ्यूज हो सकता है। अगर आप एक कोनिकल फ्लास्क या बीकर में वाटर ले लें और एक कोने पे एक ड्रॉप इंक डाल दें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे इंक का ड्रॉप पूरे पानी में फैल जाएगा और पूरा पानी जो है वो इंक के कलर का हो जाएगा, है ना? तो ऑन देयर ओन हुआ है डिफ्यूजन, हमने इसमें अलग से कोई एफर्ट्स नहीं लगाए हैं। तो यही डिफ्यूजन सॉलिड में पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वहां पर स्पेस बिल्कुल नहीं है, समझ लो ना के बराबर वैकेंट स्पेस है इन सॉलिड्स। लेकिन बहुत स्पेशल सर्कमस्टांसेस में डिफ्यूजन पॉसिबल होता है, लेकिन बहुत ही स्पेशल कंडीशंस जो हैं वहां पर एप्लीकेबल होती हैं, तब ही थोड़ा बहुत डिफ्यूजन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। नॉर्मली इट इज नॉट पॉसिबल। फिर अब आप ये देखिए कि डिफ्यूजन में हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड में सॉलिड के डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। सॉलिड में सॉलिड डिफ्यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, सॉलिड में सॉलिड का डिफ्यूजन पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं। फिर आखिरी प्रॉपर्टी है दे आर रिजिड, विच मीन्स दे ब्रेक अंडर फोर्स बट डू नॉट चेंज देयर शेप। तो ये रिजिड होते हैं, जैसे कि हमने एक पेन ले लिया, एक बॉल ले ली, या कोई और एक सामान हमने ले लिया, कोई और प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज एक हमने लकड़ी का डंडा ले लिया सपोज, तो ये इसको हम मोड़ेंगे तो मुड़ेगा नहीं। मुड़ेगा नहीं मतलब कि ये फ्लेक्सिबल नहीं है, और फ्लेक्सिबल नहीं है मतलब ये रिजिड है। ठीक, तो सॉलिड्स जो है वो हमेशा रिजिड रहते हैं, कॉम्पैक्ट रहते हैं, और इनके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये टूट जाते हैं, लेकिन इनका शेप चेंज नहीं होता है, इसीलिए इनको हम रिजिड कहते हैं। अब डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेट, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं जिनसे ये बना है, वो पार्टिकल्स क्या है? वो थोड़ा दूर दूर है ना? क्यों? क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में कम है, इसलिए दूर दूर है और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा वेकेंट स्पेस है। ठीक है, और इसी बेसिस पे हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। इसकी पहली दो प्रॉपर्टीज को हम साथ में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि लिक्विड का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, और ये जिस भी कंटेनर में इसको फिल करोगे आप, उसका शेप ये ले लेगा। ठीक है, आपने बॉटल में फिल किया तो बॉटल का शेप लेगा, जग में फिल किया जग का शेप लिया, अगर आपने इसको बोल में डाल दिया तो ये बोल का शेप ले लेगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी है कि लिक्विड हैव फिक्स्ड वॉल्यूम्स,
तो हम ये साथ में पढ़ेंगे कि इसका डेफिनेट शेप तो नहीं होता है, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम जरूर होता है। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कम तो होता है सॉलिड के कंपैरिजन में, लेकिन इतना होता है कि वो पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को साथ में रख सके, पास पास रख सके। तो पास पास रखने के कारण इनका एक फिक्स्ड वॉल्यूम हो जाता है, लेकिन शेप जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो जो फोर्स है वो इतना ज्यादा भी नहीं है कि वो उसका एक पर्टिकुलर शेप हो, एक डेफिनेट शेप हो। तो ये ध्यान रखिए कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना है कि वो पास पास रहे और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक फिक्स्ड वॉल्यूम उसको दे सके। लेकिन वो इतनी भी पास नहीं है, इतना ज्यादा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है कि उनको एक डेफिनेट शेप दे सके। यही रीजन है कि किसी भी लिक्विड को आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे कैन फ्लो इजीली। भाई सॉलिड को हम अगर रखते हैं, अगर पाउडर्ड सॉलिड है तो भी वो फ्लो नहीं करता है ना? आपको फ्लो कराना पड़ेगा, उसे धक्का मार के थोड़ा सा आप पुश करना पड़ेगा। लेकिन लिक्विड जो है वो आसानी से फ्लो करते हैं। भाई आपने थोड़ा सा पानी गिरा दिया तो आप देखेंगे कि वो अपने आप थोड़ा सा फ्लो करके चला जाता है आगे, है ना? अगर वहां पर ढलान है तो वो और दूर तक फ्लो कर जाता है। ठीक। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है। स्पेस है इसलिए वो जो है मूव कर सकते हैं, जबकि सॉलिड में क्या है, वहां स्पेस है ही नहीं। जब स्पेस नहीं है तो पार्टिकल्स तो वहां हिल ही नहीं सकते हैं। यहाँ पार्टिकल्स जो स्पेस है उनके अंदर मूव कर सकते हैं यहाँ से वहां। इसीलिए इनको फ्लूइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ये फ्लोएबिलिटी है। फ्लो करने की जो प्रॉपर्टी है इसको फ्लूइडिटी भी कहते हैं। तो क्योंकि इनमें फ्लूइडिटी है इसलिए इन्हें फ्लूइड्स भी कहते हैं। ठीक है। तो अगला जो हमारी प्रॉपर्टी है लिक्विड की, वो है कि लिक्विड इज कंप्रेसिबल, जो कि हमने सॉलिड्स में पढ़ा था कि वो कंप्रेसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है? वही रीजन है जो हमने पहले डिस्कस किया था। सॉलिड्स कंप्रेसिबल नहीं थे क्योंकि उनमें स्पेस नहीं थी, लेकिन लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में काफी स्पेस है। काफी स्पेस है इसलिए जब इन्हें कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे फोर्स अप्लाई करके, तो ये कंप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के पास जगह है ना जाने की, तो वो पास पास होकर चिपक जाएंगे और लिक्विड कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। फिर अगली प्रॉपर्टी है दे हैव लोअर डेंसिटी। ये प्रॉपर्टी शायद सॉलिड में छूट गई है, तो हम बात कर लेते हैं। हमने पहले भी बात की है कि सॉलिड ज्यादा डेंस होते हैं, इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है और लिक्विड की कम होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें वो बहुत पास पास क्लोजली पैक्ड हैं, एकदम चिपके हुए हैं, इसलिए डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी होती क्या है? ये देखिए, डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी, एक सेकेंड, डेंसिटी डी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मास पर वॉल्यूम मतलब ये है कि एक गिवन वॉल्यूम में मास अगर बहुत ज्यादा है ना, मास अगर ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ पर गिवन वॉल्यूम में क्या है, मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एकदम क्लोजली पैक्ड हैं, तो इसलिए इसमें मास ज्यादा होगा। जब मास ज्यादा होगा तो हमेशा ध्यान रखो कि डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है। इसके कंपैरिजन में अगर लिक्विड में हम देखें तो लिक्विड में उतनी ही गिवन वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है एज कंपेयर टू सॉलिड, है ना? और इसलिए वहां पे स्पेस है और वो मूव कर सकते हैं। ठीक, तो इसलिए इनकी डेंसिटी कम होगी। तो ध्यान रखो हर वो चीज जिसमें मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, यानी मास ज्यादा है और बिल्कुल पास पास पैक्ड है मॉलिक्यूल्स, तो उसकी डेंसिटी हमेशा ज्यादा होगी, घनत्व ज्यादा होगा। और मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, मॉलिक्यूल्स कम है, मास कम है ओवरऑल, तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है। अगली प्रॉपर्टी है अ लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू अनदर लिक्विड। ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर इन अ लिक्विड बट डिफ्यूजन इज स्लोअर एज कंपेयर टू गैसेस।
इस पॉइंट में ये कहना चाह रहे हैं कि एक लिक्विड जो है वो डिफ्यूज कर सकता है दूसरे लिक्विड में, लेकिन इसकी स्पीड कम होगी गैसेस से। वही रीजन है जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम है गैस के कंपैरिजन में। गैस में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि गैस में गिवन वॉल्यूम में बहुत थोड़े थोड़े पार्टिकल्स रहते हैं और वो बहुत दूर दूर रहते हैं। बहुत दूर दूर रहते हैं इसलिए वो कंटिन्यूअसली इधर उधर मूव करते हैं, आपस में टकराते हैं, कभी वो कंटेनर की वॉल से टकराते हैं, है ना। तो इसीलिए एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में, क्योंकि स्पेस है इनके पार्टिकल्स के बीच में, तो एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड डिफ्यूज हो सकता है। लेकिन और गैसेस जो हैं वो भी डिफ्यूज होती है और उनकी स्पीड ज्यादा होती है। वो बहुत तेजी से और बहुत अच्छे से पूरी तरीके से डिफ्यूज हो जाते हैं आपस में। ठीक है। तो लिक्विड का हम कोई भी लिक्विड आप लीजिए और उसको वाटर के अंदर आप डिसॉल्व कर लीजिए, तो आप देखोगे कि वो पूरी तरीके से उसमें मिक्स हो गया है ना। अच्छा, सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज करता है, इसका एग्जांपल भी हम पढ़ चुके हैं। थोड़ी देर पहले हमने एक एक्टिविटी में पढ़ा था, पोटेशियम परमैंगनेट को हमने वाटर में डिसॉल्व किया था, है ना। और उसके सारे पार्टिकल्स गायब हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि उसके सारे पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गए थे लिक्विड यानी वाटर के पार्टिकल्स में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जो अभी बात करी कि सॉलिड जो है उनका फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम होता है, लेकिन हमने ये कहा कि ये किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वही हम देखेंगे इस फिगर में। यहाँ पर आप देखिए 3 कोनिकल फ्लास्क हैं और तीनों स्टॉप कॉर्क से जो है वो बंद हैं। ये देखिए पहला वाला, इसमें एक सॉलिड रखा हुआ है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, एक सॉलिड का पीस है, उसका अपना शेप है, अपना वॉल्यूम है। तो उसने बस उतना ही स्पेस कवर किया हुआ है जितना कि वो है, जो उसका शेप है उसके हिसाब से, और उसको पूरा फिल ये नहीं कर सकता है। फिर आप आइए सेकंड वाले पे। सेकंड में भरा हुआ है लिक्विड। लिक्विड की ये प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि लिक्विड कंटेनर का शेप ले लेता है, इसका खुद का कोई शेप नहीं होता है, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो लिक्विड को जब हमने इस कोनिकल फ्लास्क में भरा तो क्या हुआ, लिक्विड ने इस कोनिकल फ्लास्क का शेप ले लिया और जितना भी इसका वॉल्यूम है उतनी पूरे एरिया में ये है जो है फिल हो गया, उतनी जगह में इसने इसको भर दिया कंटेनर को। लेकिन लिक्विड ने भी कंटेनर को पूरा फिल नहीं किया। ठीक। अब आइए थर्ड वाले फ्लास्क में, ये है गैस। जैसा कि हमने पढ़ा है गैस में क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। तो इसलिए वो एक दूसरे को बांध के नहीं रख सकते हैं, इसलिए वो दूर दूर भागते रहते हैं, पूरे टाइम मूव करते रहते हैं कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंटेनर की दीवारों से भी कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और आपस में भी टकराते हैं एक दूसरे से। ठीक है। तो इस फिगर में यही दिया हुआ है, देखिए लाइट ब्राउन कलर जो दिखा रहे हैं इसमें, ये लाइट ब्राउन कलर जो दिखाया है, ये हमने ये शो किया है कि ये पूरा जो है गैस से भरा हुआ है। तो किसी भी कंटेनर में आप गैस थोड़ी सी भी अगर फिल करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स तुरंत पूरे कंटेनर को फिल कर देंगे, पूरे कंटेनर में फैल जाएंगे। ठीक है, भले ही कंटेनर बड़ा हो और गैस थोड़ी सी ही क्यों ना हो, लेकिन वो पूरी तरीके से स्प्रेड हो जाएगा। क्लियर? चलो अब हम आते हैं हमारे आखिरी स्टेट, गैसियस स्टेट पे। ठीक है। गैसियस स्टेट हमने पहले भी बताया था कि इसमें जो पार्टिकल्स है काफी कम रहते हैं गिवन वॉल्यूम में और बहुत दूर दूर रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल, ना के बराबर है। इसलिए सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं और इनके बीच बहुत ज्यादा स्पेस रहती है। यही रीजन है इनकी पहली प्रॉपर्टी का कि दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, साइज और वॉल्यूम। मतलब इनके पास कुछ भी नहीं है ना। हमने सॉलिड में पढ़ा कि उनके पास डेफिनेट शेप, साइज है ना, वॉल्यूम भी है। फिर हमने लिक्विड में पढ़ा कि भाई शेप और साइज तो नहीं, लेकिन वॉल्यूम है। और गैस में अब हम पढ़ रहे हैं कि ना तो इनका कोई डेफिनेट शेप ना इनका कोई वॉल्यूम है, ना इनका कोई साइज है ना। क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा दूर दूर हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक हैं। इसीलिए ये इतने ज्यादा दूर दूर रहते हैं कि इनका कोई वॉल्यूम भी नहीं हो सकता है प्रॉपर, इनका कोई शेप भी नहीं हो सकता है ना।
लिक्विड में हमने पढ़ा था ना कि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना तो रहता है कि उनको एक प्रॉपर वॉल्यूम दे सके, पर यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर है या नहीं है, इसलिए ना तो वो कोई वॉल्यूम दे पाएगा, ना कोई शेप, ना कोई साइज। तो इसलिए इन्हें जिस भी कंटेनर में आप फिल करोगे, उस कंटेनर में इसके सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पूरे में फैल जाते हैं, फैल के उस कंटेनर को पूरा भर देते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही नहीं। तो वो यहाँ वहां जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। ठीक है, तो आप उसे किसी छोटे कंटेनर में अगर आप गैस भर दोगे तो वहां पर भी वो ऐसे ही यहाँ वहां भागेंगे, बड़े कंटेनर में रखोगे तो वहां पर भी पूरे में फैल जाएंगे, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी जरूर ध्यान में रखनी है हमें कि सॉलिड को किसी आप बर्तन में किसी कंटेनर में रखोगे तो वो फिल नहीं करेगा कंटेनर को, वो एक कोने में अपना रखा रहेगा। लिक्विड को आप कंटेनर में डालोगे तो वो कंटेनर को फिल करेगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। एक बड़े कंटेनर में आपने थोड़ा सा डाल दिया लिक्विड तो वो उतनी ही जगह घेरेगा जितना कि लिक्विड है, लेकिन गैस को आपने जिस भी कंटेनर में डाला वो उस कंटेनर को पूरी तरीके से फिल कर देगी, क्योंकि उसके सारे मॉलिक्यूल्स पूरे में फैल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि दे आर नॉट रिजिड। अब ये तो हम जानते ही हैं कि जब मॉलिक्यूल्स पास पास नहीं है तो रिजिड तो ये हो ही नहीं सकती है। इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं, इसलिए ये रिजिड नहीं है। ये क्या है, रिजिड नहीं है तो क्या होगी, ये फ्लेक्सिबल है। हमने पढ़ा था जो चीज रिजिड नहीं है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो ये फ्लेक्सिबल है। फिर अगला है कि इसको बहुत इजीली कंप्रेस कर सकते हैं और बहुत सारी गैस को छोटे से कंटेनर में फिल कर सकते हैं। ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा था कि गैसेस जो है वो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल होंगी। क्यों? क्योंकि गैस में बहुत ज्यादा स्पेस है मॉलिक्यूल्स के बीच में। जब बहुत ज्यादा स्पेस है तो इनको बहुत प्रेशर लगा के बहुत पास पास लाया जा सकता है। इनके पास स्कोप है पास आने का, जो सॉलिड में बिल्कुल नहीं था। सॉलिड में जगह नहीं थी तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास नहीं आ सकते थे, तो कंप्रेसिबल नहीं थे। लिक्विड में थोड़ी स्पेस थी तो वो थोड़े कंप्रेसिबल थे। गैसियस स्टेट में स्पेस ही स्पेस है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत कम है और दूर दूर फैले हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, तो इनके पास बहुत स्कोप है कंप्रेस होने का। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके घरों में आने वाला एलपीजी सिलेंडर है ना, कुकिंग गैस जिसको हम कहते हैं। एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस को क्या करते हैं, उसे कंप्रेस करके छोटे से वो जो उसका रहता है सिलेंडर उसके अंदर फिल कर देते हैं। उस पर आप देखना, उस पर लिखा रहता है 16 kg, 14 kg, करीब 16.5 kg के आसपास उसमें गैस फिल करते हैं। और जब उसको कंप्रेस करके फिल करते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है ना। जाहिर बात है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो बहुत दूर दूर हैं जब उन्हें कंप्रेस करेंगे तो मॉलिक्यूल्स पास आ जाएंगे। पास आ जाएंगे तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ये दोनों ही प्रॉपर्टीज किसकी हैं, लिक्विड की हैं, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में क्या है, उसमें जो गैसेस हैं एक मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स का, उनको कंप्रेस करके लिक्विड के फॉर्म में उसमें फिल करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद ये भी हमने पढ़ा है डिफ्यूजन। सबसे ज्यादा तेजी से गैस डिफ्यूज करती हैं, वही रीजन है कि इनमें स्पेस बहुत ज्यादा है। और आखिरी वाला जो है पॉइंट वो यही है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, इसलिए ये बहुत तेजी से यहाँ वहां मूव करते हैं लगातार, और कंटेनर की वॉल पे भी टकराते हैं, आपस में भी टकराते हैं और कंटिन्यूसली टकराते रहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही हमने पार्ट 1 फिनिश कर दिया है चैप्टर 3 का, चैप्टर 1 का सॉरी, ये आपके 9 तक का चैप्टर 1 है, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसका पहला पार्ट हमने फिनिश किया और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे।